वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम मई के करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करेंगे, जो हमारे JKAS 2023 के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो आज जो हमारा करंट अफेयर रहेगा वो हमारा रहेगा मई का करंट अफेयर। ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम इसका पार्ट 2 भी करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट MCQ से। हाँ, तो इसमें जो है मैंने MCQ पर्पस से लाए, यानी कि इसमें MCQs भी होंगे विद उनके एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन भी होंगे और साथ में इनके MCQs से भी होंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से जो है हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट जो है हमारा रिसेंटली जो था 7 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो न्यूज में था। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एडवाइस किया था कि 7 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिविजिट करना चाहिए, यानी कि इसमें थोड़ी सी रिफॉर्म्स लाने चाहिए, थोड़े से जो है चेंजेस लाने की जरूरत है। सो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कौन करता है सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कौन करता है? आर्टिकल 243, 246, 247 या 248। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डेट इज आर्टिकल 246 इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नेक्स्ट उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेट करती हैं। इनमें से कौन सी कमीशन है जो सेंटर एंड स्टेट रिलेशन को एग्जामिन करती है? सरकारिया कमीशन, JVP कमीशन, धर कमीशन, या ये सभी कमीशंस जो है वो हमारे सेंटर एंड स्टेट रिलेशन से रिलेट करती हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डेट इज सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन जो है वो हमारे सेंटर एंड स्टेट रिलेशन से जो है रिलेट करती है। उसको एग्जामिन करने के लिए 1983 में एक कमीशन बिठाई थी जिसको हम सरकारिया कमीशन बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक और है पंची कमीशन। पंची कमीशन जो है ये भी हमारे सेंटर एंड स्टेट से रिलेटेड है। सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन को एग्जामिन करने के लिए पंची कमीशन और सरकारिया कमीशन को बिठाया गया था। अगर बात करें धर कमीशन एंड JVP कमीशन, तो ये है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड है, यानी कि स्टेट को रिऑर्गेनाइज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। उससे रिलेटेड ये कमीशन है। तो अगर इसकी बात करें, आंध्र प्रदेश पहली स्टेट थी जो रिऑर्गेनाइज हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अगर इनके लीडर, प्रोमिनेंट लीडर की बात करें तो वो है हमारे पोटी सिरारामुलु, जो है वो इंपॉर्टेंट लीडर थे जो कि 54 डेज की हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे ताकि आंध्र प्रदेश को एक लिंग्विस्टिक स्टेट का दर्जा मिल सके। इसके बाद इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है कि नीड टू विजिट, ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? जो मेंस में एग्जाम देंगे, ठीक है ना, जिनका PSIR हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने पढ़ना है कि नीड टू विजिट जो 7 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिविजिट करने की क्या बात है। वो आर्केइक है, यानी कि वो बहुत ज्यादा ओल्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो ओल्डेस्ट पॉइंट्स पे ही चल रहा है, तो उसको अपडेट करना चाहिए। सर्विस डिलीवरी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से डोमिनेट किया जाता है, इसके फंड्स हो, इसके फंक्शन हो, कुछ भी हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही जो है डोमिनेट किया जाता है। तो लोकल गवर्नमेंट तक वो पहुंच नहीं पाते, इसलिए जो लोकल गवर्नमेंट है उससे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, अनेबल टू रिस्पॉन्ड हो जाती है। सेंट्रलाइजेशन है, डोमिनेशन पावर है सेंटर की, ठीक है ना, डोमिनेशन है ज्यादा सेंटर का, एक तरीके से कंफ्लिक्ट हो जाता है फिर सेंटर एंड स्टेट में। इस वजह से जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है अच्छे से काम नहीं कर पाती अपना, या लोकल गवर्नमेंट अपना अच्छे से काम नहीं कर पाती, बिकॉज सेंटर डोमिनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, चाहे वो फंड्स के रिलेटेड हो चाहे फंक्शन के रिलेटेड हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या होता है 7 शेड्यूल का, वो सबका होता है। आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर। अगर बात की जाए कि स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउस पार्लियामेंट के, चाहे वो अपर हाउस हो चाहे वो लोअर हाउस हो, लोकसभा या राज्यसभा, उसकी उनको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। एंड ऑल्सो द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सिंपल मेजोरिटी भी चाहिए। कंसर्न्ड स्टेट हो, उसकी असेंबलीज की जो बात हो, उसकी असेंबलीज की सिंपल मेजोरिटी चाहिए। एंड स्पेशल मेजोरिटी किसकी चाहिए? हमें लोकसभा एंड राज्यसभा की। ओके, जो हमारा 7 शेड्यूल था वो काफी न्यूज में था मई में, तो ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, क्वाजी जुडिशियल जो बॉडीज होती है वो कौन सी होती है? क्वाजी जुडिशियल बॉडी, फाइनेंस कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, लोक अदालत या सभी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, यानी कि सभी क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती हैं। अब क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती क्या है? क्वाजी जुडिशियल बॉडी एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कि एक कोर्ट की तरह काम करती है, यानी कि ये लॉज को एग्जीक्यूट तो करती है, लॉज को एनफोर्स तो करती है, बट ये कोर्ट नहीं होती।
ठीक है, ये कोर्ट रियल कोर्ट नहीं होती, बट ये लॉ को एनफोर्स कर सकती है। ओके, तो तभी इनको क्वाजी जुडिशियल बोला जाता है कि ये जुडिशरी की तरह काम तो करेगी बट दे आर नॉट एज कोर्ट, ये कोर्ट नहीं होती। एग्जाम्पल्स जैसे नेशनल गिविंग ट्रिब्यूनल है, लोक अदालत, फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इनकम टैक्स अपैलेट ट्रिब्यूनल है, रेलवे कमीशन है। सो ये जो सब है ये क्वाजी जुडिशियल में ही आती हैं। तो आपको ये सब पढ़ना है कि क्वाजी जुडिशियल बॉडीज में कौन कौन सी बॉडीज जो है वो आती है। ये करंट में था इसलिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, हाँ, ये डेथ पेनल्टी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। कितनी कंट्रीज जो है रिटेन कर दिया जिन्होंने डेथ पेनल्टीज, तो वो है हमारी ऑप्शन ए, डेट इज 55 कंट्रीज ने डेथ पेनल्टीज को रिटेन कर दिया। 109 कंट्रीज ने इसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया है। ओके, ओके, उसके बाद अगर बात की जाए अच्छा, पंजाब एंड मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंजाब एंड मध्य प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया है पेनल्टी बिफोर कॉजिंग डेथ बाय सुपीरियस लिकर, यानी कि उनको डेथ पेनल्टीज देना है जो कि नकली शराब बेचते हैं, जो नकली शराब बेच के जिनसे लोगों की डेथ हो जाती है उस वजह से, तो उन लोगों को हम डेथ पेनल्टीज दे सकते हैं। तो ये पंजाब एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला था। 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जज एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी थी, जैसे पेनल्टी देना रीजनेबल कंडीशन पे, ठीक है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही आप डेथ पेनल्टी जो है वो दे सकते हो। ये बच्चन सिंह केस में बोला गया था, जिसमें कि पार्डनिंग पावर भी है। जैसे आर्टिकल 72 हमारा रिलेट करता है प्रेसिडेंट से, एंड 161 आर्टिकल जो है वो गवर्नर से रिलेट करता है, जिसमें पार्डनिंग पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। ओके, नेक्स्ट है इंडियन पिनल कोड का ईयर क्या है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेडिशन लॉ एक आया था, सेडिशन लॉ। तो सेडिशन लॉ जब आया था तो उससे रिलेटेड है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1860 में आया था। Who drafted the सेडिशन लॉ? सेडिशन लॉ इनमें से किसने ड्राफ्ट किया था? 1837 में ड्राफ्ट किया था वो हमारे लॉर्ड मैकॉले ने। ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सेडिशन लॉ लाया था एज एन ऑफेंस पनिशेबल लाइफ इम्प्रिजमेंट एक्ट था, जो लॉर्ड मैकॉले, थॉमस मैकॉले ने लाया था। 1860 में आईपीसी आता है। 1921 में इंपॉर्टेंट डेट्स है, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, इन सब को जो है सेडिशन के द्वारा ही इन सब को जो है सजा मिली थी। 1949 में सेडिशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं रहा था, बट जो सेक्शन 124A है वो आईपीसी में रही थी। अब सेक्शन 124A क्या है? अच्छा, सेक्शन 124 क्या है? सेक्शन 124A बताता है कि उन लोगों को हमने मतलब उन लोगों को ऑफेंस जिन्होंने कमिट किया होगा, जैसे जिसने गवर्नमेंट के खिलाफ बात की होगी, ठीक है, जैसे किसी ने गलत वर्ड्स बोले होंगे रिटनली, या किसी ने गलत साइन बोलोगे, या किसी ने गलत चीज बोली होगी, उनको हम 124 सेक्शन के द्वारा सेडिशन लगा सकते हैं और उन्हें सजा दे सकते हैं। ये हमारे आईपीसी जो सेक्शन 124A है वो बताता है। अब सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ऑन सेडिशन लॉ। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में एक जो है एक केस हुआ था जिसमें बात की गई थी कि स्टेट जैसे सिटीजन को, हर एक सिटीजन को राइट होता है व्हाटएवर, वो कुछ भी कह सकता है, गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकता है, उसे क्रिटिसाइज कर सकता है, उसे कमेंट कर सकता है, अगर उसे वो गवर्नमेंट, या मतलब होता है ना, इन केस की अगर हमें गवर्नमेंट के व्यूज अच्छे नहीं लग रहे हो या उन्होंने कोई बात की हो वो नहीं अच्छी लग रही हो, तो हम उनके खिलाफ क्रिटिसाइज उन्हें कर सकते हैं, उन्हें कमेंट्स कर सकते हैं, बट उन कमेंट्स के जरिए कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। अगर उन कमेंट्स के जरिए कोई वायलेंस होता है तो 124 जो आईपीसी की सेक्शन है उसके तहत आपको सजा मिल सकती है। ओके, तो अगर उसके तहत अगर कोई भी जो है कोई भी वायलेंस नहीं हो रहा तो आपके जो कमेंट्स क्रिटिसाइज आप गवर्नमेंट को कर सकते हो। ये हमारे केदारनाथ केस ने बोला था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, तो केदारनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में ये केस हुआ था जिसमें बोला गया था स्टेट सिटीजन को राइट है कुछ भी बोलेगा, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन बोला गया है कि हम बोल सकते हैं, स्पीच और एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट हम स्पीच और एक्सप्रेस तो कर सकते हैं बट उस चीज से कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। अगर वायलेंस हुआ तो आपको सजा मिल सकती है। ओके, तो ये सेडिशन एक्ट बताता है।
नेक्स्ट है लाडली स्कीम जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लाई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने ये लाडली स्कीम लाई थी। लाडली स्कीम में जो है फुल फी एडमिशन जो है कॉलेज गर्ल्स को, जो गर्ल स्टूडेंट है, मेडिकल फीसेस दी जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके बाद है नेशनल ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर जो है, ये न्यूज में समटाइम हमें देखा था, ये किससे रिलेटेड है? नेशनल ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर जो है ये रिलेट करता है टेलीकम्युनिकेशन से, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच आर्टिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल जो है वो है, तो इसके रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 124। 124 रिलेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये न्यूज में था, आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूज में क्यों था। इसमें जो है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ जो है वो 34 जजेस की होती है, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? इंटरस्टेट काउंसिल को इससे रिलेटेड है आर्टिकल, इसको याद रखना है आपको, 263 आर्टिकल इससे रिलेट करता है। इंटरस्टेट काउंसिल बनाता तो है हमारा प्रेसिडेंट, बट इसका जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तिरुवंतपुरम डिक्लेरेशन जो है वो किससे रिलेटेड है? तिरुवंतपुरम डिक्लेरेशन वो किससे रिलेटेड है? protect the vulnerable areas in Western Ghat, protect the education in STEM areas, regarding the Women 2019 reservation to promote performance of the primary healthcare center। तो जो तिरुवंतपुरम डिक्लेरेशन है वो रिलेट करता है हमारा ऑप्शन सी, वुमेन रिजर्वेशन, यानी कि जो वुमेन रिजर्वेशन 1996 से जिसकी बात की गई है कि 33%, एक सेकेंड, जिससे बात की गई कि 33% जो है वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 33% वुमेन रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये 1996 से जो है एक तरीके से इसमें बात चलती जा रही है, बट केरला ऐसी फर्स्ट स्टेट बन चुकी है जिन्होंने तिरुवंतपुरम जो डिक्लेरेशन हुआ था उसमें बोल दिया गया है कि वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगी। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेशनल वुमेन लेजिस्लेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी जिन्होंने अडॉप्ट किया था तिरुवंतपुरम डिक्लेरेशन, तो केरला जो है वो फर्स्ट स्टेट बनी है, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें 33 रिजर्वेशन वुमेन लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की बात की थी। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन कमीशन कब सेटअप हुआ था? तो वो हुआ था हमारा 6 मार्च 2020 में। 6 मार्च 2020 में इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने की बात की गई थी, क्योंकि जो हमारा J&K है, जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है रीऑर्गेनाइज हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में। उसके बाद जो है इसकी जब बाउंड्रीज बढ़ा दी गई थी उसमें सीट्स को भी बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो 83 सीट्स थी, उसके बाद उसको 90 सीट्स कर दिया। 107 सीट्स थी, उसके बाद इसको 114 कर दिया था। तो इसी वजह से जो हमारी ये है डिलिमिटेशन कमीशन आई थी, डिलिमिटेशन कमीशन आई थी, ठीक है ना। तो डिलिमिटेशन कमीशन इंपॉर्टेंट है, ईयर आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल एनेक्टेड डिलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसस। कौन सा एक्ट डील करता है, आर्टिकल डील करता है डिलिमिटेशन कमीशन होनी चाहिए हर एक सेंसस के बाद, तो वो कौन सा आर्टिकल डील करता है? सो वो है आर्टिकल 82 आर्टिकल डील करता है। सी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2002 में 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें बोला गया था कि डिलिमिटेशन ऑफ द लोकसभा फ्रीज की जाएगी 2026 तक, ठीक है, 2026 तक फ्रीज की जाएगी। बट अभी जम्मू एंड कश्मीर में क्यों हुआ था? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो रीऑर्गेनाइज हुआ था, इसी वजह से वहां पे डिलिमिटेशन कमीशन बिठाएगी। बट डिलिमिटेशन कमीशन लोकसभा की फ्रीज हुई है 2026 तक, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंडिया का फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में क्या रैंक रहा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 150 रैंक रहा है इंडिया का फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में। तो 150 रैंक रहा है इंडिया का फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर देखा जाए, ये रिपोर्ट रिलीज कौन करती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये रिलीज करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया जो है पहले इसका रैंक 142 था पिछले साल, तो अब जो 2022 में इसका रैंक 150 हो गया, तो ऑप्शन ए जो है इसका हमारा करेक्ट है।
अब शंघाई कॉर्पोरेशन जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में थी। अभी न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया ने जो है रैट्स जो इसकी एक होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे जो है होस्ट किया था। तो SCO कब फाउंड हुई थी? तो वो हुई थी 2001 में। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। तो शंघाई कॉर्पोरेशन के मेंबर कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान है, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है। अब उसके बाद 2017 में अस्ताना में एक इनकी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें इंडिया प्लस पाकिस्तान जो है दोनों शंघाई कॉर्पोरेशन का मेंबर बन जाता है 2017 में। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि शंघाई कॉर्पोरेशन जो है वो 2005 से उंगा का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एज एन ऑब्जर्वर बना हुआ है। ठीक है, बट उंगा ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंडियन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर। सो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पे? गुरुग्राम में है। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, सो SCO के मेंबर्स आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि करंट अफेयर में काफी न्यूज में था। ठीक है, तो इसके बाद जो है जो हमारे रैट्स के बारे में अगर हम पढ़ ले थोड़ा सा, ये क्या है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जो कि टेररिस्ट को कम करने की बात करते हैं। ये कंट्रीज जो SCO कंट्रीज है वो टेररिज्म को कम करने की बात करते हैं। तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है ये। ओके, सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि पॉलिटी से रिलेटेड थे। सो ये पार्ट 1 था। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम MCQs प्लस जो भी हमारा इसका जो हमारा इसमें एक्सप्लेनेशन रहेगा वो भी लेके आएंगे। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा हो। एंड जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड बाय बाय।